तैयार हो जाइए कुछ और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत है और कल की मजबूत तेजी के बाद भारतीय बाजार कुछ और नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आज है तैयार। ऐसे में कहां होंगे आपके लिए मौके, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल की तेजी के बाद अब बाजार की चाल कैसी रह सकती है, किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए और कहां पर आएगा भरपूर एक्शन, इन सभी सवालों पर अनिल जी की राय जानेंगे। उससे पहले सर बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। नेस्डेक यहां पर फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और S&P 500 जिसका इंतजार काफी दिनों से होता दिख रहा था, फाइनली उसने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी कि दो इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर आ चुके हैं। नेस्डेक तो काफी समय से और अब S&P 500 भी। डाउ एकमात्र इंडेक्स ऐसा अमेरिका का बचा है जिसे फिर से लाइफ टाइम हाई छूना अभी बाकी है। आज 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है। शुगर कंपनियों के लिए कुछ फैसले हो सकते हैं, एविएशन कंपनियों के लिए कुछ फैसले हो सकते हैं। इन पर जुड़े हुए जो कुछ भी मामले हैं उन पर आपको नजर रखनी चाहिए। AGR मामले की सुनवाई लगातार चल रही है और बड़ी तेजी से चल रही है। आज 2:45 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुना जाने वाला है। फाइनली फैसला कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी दिन फैसला भी आ सकता है और सुनवाई तो हमेशा चल ही रही है। सोने चांदी के भावों में काफी जबरदस्त उतार चढ़ाव कल दिन के दौरान देखने को मिला, लेकिन राहत की बात यह रही कि फाइनली मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे सोने और चांदी। लेकिन उतार चढ़ाव जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये कह सकते हैं कि जो गोल्डन पीरियड सोने और चांदी में चल रहा है उसका मजा भी बुलियन मार्केट्स के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जरूर ले रहे हैं। तो ये है आज का ट्रिगर्स वाला मामला, जो 4 बड़े ट्रिगर आज बाजार के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और गोल्ड और सिल्वर की मार्केट्स में तो ट्रेडर्स को दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं इस समय। पर जो कल भारतीय बाजार में एक्शन था, स्पेशली जो लास्ट के 2 घंटों में ब्रेकआउट आते हुए दिखा सर, उसको कैसे रीड करना चाहिए? क्योंकि ग्लोबली जैसे आप बता रहे हैं क्यूज पॉजिटिव हैं, S&P 500 ने अपने सारे कोरोना के लॉसेज रिकवर कर लिए हैं। भारतीय बाजार में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5.5-6 महीने की ऊंचाई पर कल हमने निफ्टी को भी आते हुए देखा है सर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, इससे क्या रीड करना चाहिए? और इस हफ्ते की शुरुआत में आपने कहा भी था कि 11,500 पॉसिबल लग रहा है। अब तो कल की तेजी के बाद लग रहा है कि काफी जल्दी वो लेवल्स आ सकते हैं। आपकी क्या राय होगी इस पर सर? दीप देखिए, सोमवार को सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से 11,000 को तोड़कर 10,900 का एक लेवल दिखाया निफ्टी ने, और उस दिन ऐसा लगा कि बाजार फिर से करेक्शन मोड में जाने की तैयारी में, लेकिन वैसा सिर्फ 1.5 दिन के लिए हुआ। एग्जैक्टली वैसा ही शुक्रवार को जो कमजोरी आपको 11,200 के नीचे की मिली वो सिर्फ 1.25 से 1.5 दिन की हुई है। और सोमवार को जिस तरह से सेकंड हाफ में मजबूती दिखी, सोमवार को हम यही बात कर रहे थे कि अब वही ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये 11,500 11,600 के पहले कम से कम रुकने वाला है नहीं, और अगर 11,500 आज आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11,475 11,500 ये अब अगला टारगेट निफ्टी का बनता है। हर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, ये सबसे बढ़िया बात है। एक और बात यह कि अगर नेस्डेक ने लाइफ टाइम हाई कई बार बना लिए, उसके बाद अब S&P पहुंच चुका है, डाउ भी पहुंचेगा। हम 12,430 के हाई से अभी भी दूर है। साथ नो डाउट हमारा हाई इसलिए बनना दूर है कि देखिए, जब दुनिया भर के बाजारों में कोरोना की वजह से गिरावट होती हुई दिखी थी, हम गिरने में भी पीछे थे। उसकी वजह ये थी कि भारत में कोरोना सबसे लास्ट में आया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के हमारे यहाँ, हर रोज़ सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम लाइफ टाइम हाई से इतना पीछे भी हैं, करीबन 1,000 पॉइंट, या कि 10% अभी भी निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से पीछे है। जबकि दूसरे मार्केट, स्पेशली अमेरिका या आप दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो वो या तो लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक आ चुके हैं या लाइफ टाइम हाई छू चुके हैं। तो इसलिए भारतीय बाजारों की जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको अगर आप कोरोना के साथ जोड़कर देखें, क्योंकि हम उस समय गिरने में भी कम थे और बाद में गिरना शुरू हुए ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, इसलिए शायद हमारा रनअप उनके पीछे होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ कोरोना के मामले कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे, हमारा मार्केट भी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी की जो बात है वो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए, तकनीकी तौर पर तो जाहिर सी बात है कि अगर बाजार मार्च के महीने के बाद से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत ही मजबूत है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर बाजार की आप स्ट्रेंथ देखें तो बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली हो, जहां निफ्टी में कोई 1 या 2 स्टॉक तेजी को। अब कोई नहीं कहता कि TCS और रिलायंस ही बाजार को चला रहे हैं। अब सबको पता है कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली है, निफ्टी में सारे सेक्टर अपने अपने समय के हिसाब से अपने पहले
फार्मा ने शुरू किया, मेटल ने शुरू किया, रिलायंस ने खींचा, टीसीएस मजबूत हुआ। अब हर रोज कोई न कोई सेक्टर आकर निफ्टी को सपोर्ट दे देता है, कभी ऑटो तो कभी कुछ और। तो ये एक सेक्टरली अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड बेस रैली है। दूसरी बात ये कुछ स्टॉक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरी बात ये कि इस रैली में आमतौर पर बुल मार्केट की रैली का जो एक बड़ा संकेत होता है वो ये कि एक तो वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि वाकई में ज़बरदस्त है। चाहे कोरोना में बाकी काम धंधे बंद होने की वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन समझे, लिक्विडिटी फ्लो समझे, रीज़न जो भी हो है, लिक्विडिटी ज़बरदस्त है, वॉल्यूम ज़बरदस्त है। और तीसरी बात ये जो बुल मार्केट के लिए चाहिए ब्रॉड बेस रैली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी उतना ही पार्टिसिपेट कराए। आप देखिए पिछली बार 12,400 पर थे, लेकिन लोग उतने खुश नहीं थे कि 12,400 पर आने के बावजूद मेरे शेयर के तो भाव नहीं आए, मूड माहौल उतना अच्छा नहीं है। आज आप 11,400 पर हैं, लेकिन मूड माहौल 12,400 से बेहतर है। आपके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भाव आ रहे हैं, वो शेयर चल रहे हैं। और अगर अच्छे शेयर किसी ने सही वक्त पर लिए तो उनमें कई गुना, 3 गुना, 5 गुना पैसा भी हुआ है। तो ओवरऑल ये वो सारे संकेत है जो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट के होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है जो मैं बार बार कहता हूँ, आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, और वो स्टॉप लॉस आप डिफाइन करके तेजी में बने रहें। यही सिंपल है। क्योंकि देखिए अगस्त के फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी लोग मान रहे थे कि शायद बाजार में करेक्शन आएगा, लेकिन हमने एक भी बार ये नहीं कहा कि करेक्शन आना है। हर बार कॉन्फिडेंटली यही कहा कि आप खरीदते रहिए। एक आध बार आपका 15 दिन 20 दिन में एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध स्टॉप लॉस वो एज ए डिसिप्लिन आपको रखना चाहिए, लेकिन बाकी आपका हर रोज तेजी की पोजीशन बनाकर जाना, स्प्रेड बनाकर जाना, वो फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है, उसी के लिहाज से रखना चाहिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि तेजी का मार्केट है और जब तक तेजी चल रही है अब आपको एंजॉय करना है, पार्टिसिपेट करना है। अपने स्टॉप लॉस को आप वेल डिफाइंड रखें, वो सिंपल, वही ध्यान में रखने वाली चीज़ है। जी दीप। तो अनिल जी, इतना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इतनी रोटेशन हो रही है, बैंक्स का टाइम कब आएगा सर? क्योंकि निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट सिर्फ 1000 पॉइंट्स दूर है अपने हाई से, पर बैंक निफ्टी तो अभी भी काफी डिस्टेंस दूर है। अब क्या थोड़ा बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्पेशली जो कल एक्शन देखने को मिला? दीप, वैसे देखा जाए तो अगर बैंक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है इस तेजी में तो वो सही है, गलत नहीं है। देखिए अल्टीमेटली वो शेयर बढ़ने चाहिए जहां बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा बेहतर है। और इस कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस पर मार पड़ी है तो बैंक्स के लिए ही पड़ी है। पहला, पुराने पैसे आ नहीं रहे। दूसरा, नए लोन देने की जगह नहीं है। जगह से मेरा मतलब है लेने वाले लोग हैं नहीं। जब बिजनेस ही ठप है तो आप लोन लेकर क्या करेंगे? खाली पुराना लोन रिपेमेंट करने के लिए तो आपको लोन लेने से रहा और उसमें मॉरेटोरियम अलग से दे दिया। तो ठीक है, आपने जो कामकाज अब तक किया हुआ है उस पर आपके ब्याज की कमाई होती दिख रही, वो भी कमाई बुक्स में हो रही है, जब आएगा तब आएगा। और तीसरी बात यह कि आगे चलते हुए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन, एनपीए बढ़ने की, ये सारी आशंकाएं बैंक के ऊपर तलवार की तरह लटकी हुई है। और इसलिए बैंक्स अगर अंडर परफॉर्म करे तो फंडामेंटली एकदम सही है। अब अगर हम ये सोचें कि बैंक से लीडरशिप आए तो मेरे ख्याल से सोचना गलत है। हाँ, कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बहुत बढ़ जाए और बैंक निफ्टी उतना मजबूत ना हो, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अपना पिछड़ापन, या यूँ कहें कि जो वो पीछे रह जाए, कम अंडर परफॉर्मेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंडर परफॉर्मेंस कम करने की कोशिश करेगा, जैसा कि कल किया कि सबको। और देखिए एक कॉमन ट्रेड यही है, अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, आप सेफ हैं। गिरेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा और बढ़ना होगा तो निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा। हम उस ट्रेड की बात लगातार करते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी से लीडरशिप आना मुश्किल है। बीच बीच में 1-2 सेशन, 3 सेशन, मैक्सिमम 3 सेशन ऐसे हो सकते हैं जहां बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाए, वो भी इसलिए कि पहले कम बढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में वो ताकत है लीडरशिप देने की। हाँ, ICICI बैंक और HDFC बैंक अपनी कोशिश जरूर करते हैं। और एक चीज़ ये क्लियर कट है कि जब भी ICICI बैंक और HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखे तो उसमें ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि कल था। लेकिन बैंक निफ्टी को चला सकता है, अब अभी तो वो समय नहीं है, न मुझे नियर फ्यूचर में दिखता है। जब दिखा, पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं बड़ा पसंद करूंगा कि बैंक निफ्टी लीडरशिप ले और निफ्टी पीछे पीछे डांस करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी पर ट्रेड देने में और उसे एनालिसिस करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप अभी निफ्टी की है और इसलिए निफ्टी ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, बैंक निफ्टी को नहीं खींच सकता है, ये साफ है। और अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी रहने वाली है जब तक कि बैंक्स के लिए फंडामेंटली प्रोस्पेक्ट्स बेहतर ना हो, इन्हें पीछे ही रहना पड़ेगा। जी दीप।
बिल्कुल, तो बैंक्स का पार्टिसिपेशन रहेगा पर उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना बाकी सेक्टर्स का आप देख रहे हैं, पर भरपूर एक्शन है मार्केट्स में। जानेंगे आज का सेटअप भी कैसे लग रहा है सर, तो बताइए। ज्यादातर क्यूज तो आज के लिए पॉजिटिव ही हैं, कैसे देख रहे हैं इन संकेतों को? जी हाँ दीप, संकेत ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव साइड पर रखे, मैंने न्यूट्रल नहीं रखे अमेरिका में कमजोरी के बावजूद, क्योंकि इतनी कमजोरी से फर्क नहीं पड़ता और डाउ फ्यूचर हल्के हरे निशान में, हम बाकी सब हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव से न्यूट्रल रख सकते हैं। एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रेंड के हिसाब से नेगेटिव ही है। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, जो पॉजिटिव से मैंने न्यूट्रल किए हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए अब आपके लिए जो अगला संकेत है वो है निफ्टी 11,250 11,300। दीप, अब ये निफ्टी पर बड़ा मजबूत सपोर्ट का तौर पर काम करेगा आज, और ये लेवल टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तर पर 11,450 11,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है। 11,475 11,500 ये ऊपरी रेंज है जहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी 21,900 22,075, ये थोड़ी सी मैंने रेंज बड़ी दी है 250 पॉइंट की, लेकिन 22,075 भी शायद आसानी से ना टूटे, लेकिन फिर भी आप ये 250 पॉइंट की रेंज को सपोर्ट मानकर चलिए। ऊपरी स्तर पर 22,425 22,500 ये रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। अगर 22,500 को पार करके टिके तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, जो बैंक निफ्टी को 22,600 22,750 की रेंज में आज और कल में ही ले जा सकती है, और वहां पर आपको फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये है वो रेंज जिस पर आपको फोकस करना है। अब आइए डे रेंज, 11,325 11,450 बैंक निफ्टी के लिए दिन की रेंज है छोटी वाली। 11,300 11,500 ये मीडियम रेंज है, और ज़्यादा संभावना ये कि आप इसी रेंज से काम चला लें। 11,250 11,550 ये आज की बड़ी रेंज है जिस पर फोकस करना है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी 22,075 22,325 दिन की छोटी रेंज है। 22,000 22,425 मीडियम रेंज है। 21,900 से 22,500 बड़ी रेंज दे रहा हूँ। मैं इस वक्त 22,500 के ऊपर की रेंज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 21,425 22,425 22,500 की रेंज में दीप बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट बुक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ और उसको पार किया तो फिर हम 600 750 की रेंज की बात करेंगे, तब देखा जाएगा। तो फिलहाल ये है लेवल्स जिन पर फोकस करना है, और इनमें भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है वायदा कारोबार का, जो मैं आगे विस्तार से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल पुट कॉल रेशियो 1.65 पर थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन मैं अभी परेशान और चिंतित नहीं हूं। 1.65 इस मार्केट में हम बचा सकते हैं, और इस पुट कॉल रेशियो के ऊपर आने में एक बड़ी बात जो है डीप, वो शॉर्ट पोजीशन की वजह से भी आया है। थोड़ा शॉर्ट भी हैं अभी, और साथ में जो पुट राइटिंग हुई है वो 11,300 पर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम वायदा कारोबार में विस्तार से डिस्कस करेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो वायदा कारोबार के संकेत आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर रेंज आपके सामने आज के लिए क्लियरली रख दी गई है जिन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर, स्पेशली तेजी की या मंदी की, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? $11,250 ये इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस अभी है, और 11,400 के पार करके टिकेंगे दीप तो स्टॉप लॉस आपका वैसे खुलेंगे उसके ऊपर ही, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी जब तक ना खुले तब तक 11,400 के ऊपर पार करने के बाद आपका स्टॉप लॉस 11,300 का हो जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पर फिलहाल स्टॉप लॉस 11,175 का है, वो शिफ्ट होकर 11,250 का हो जाएगा। तो 75 पॉइंट आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा, और इंट्राडे बेसिस पर 50 पॉइंट से स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए रिवाइज स्टॉप लॉस होंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 21,900 अभी है, बाद में रिवाइज करके हम इसको 22,075 पर लेकर आएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 21,900 है। ये स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, लेकिन दूर के स्टॉप लॉस में कोई चिंता न करें। शॉर्ट पोजीशन आपकी है तो आपको एक ही स्टॉप लॉस रखना है 11,400 का, जो आपके खुलते ही लग जाएगा, और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए अगर अभी भी आप शॉर्ट हैं तो। और फिर भी जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा लगाना है, आखिरी स्टॉप लॉस आपका 11,500 है, उसके बियॉन्ड तो बिल्कुल भी मत रखिए। तो जो एक दिन और इंतजार करना चाहते हैं वो 11,500 का रख लें। वैसे तो डिसिप्लिन के लिहाज से आपकी शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक आपका है तो 22,500 आप इंट्राडे के लिहाज से रख सकते हैं, और 22,300 के ऊपर क्लोज हो तो फिर शॉर्ट ना रहें। तो ये दो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखने हैं। जी दीप। बिल्कुल, ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए ध्यान में रखने चाहिए। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? खरीदे निफ्टी 11,250 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,450 11,500 दो टारगेट के लिए,
और जो लोग बेचना चाहते हैं एक चांस 11,500 के आसपास का ले सकते हैं। हम 11,475 पे बेचना है, 500 पे बेचना है, ये उस वक्त के बाजार के मूड माहौल के हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन 11,500 के नज़दीक एक बार बेच सकते हैं। 11,550 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 11,450, 11,400 और 11,375 इन 3 टारगेट के लिए बिकवाली करनी चाहिए। और उसकी वजह दीप मैं बता दूं, जब 11,500 के आसपास आप पहुंचेंगे तो आपका वीकली और मंथली दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 के कॉल पर होगा, बड़ा लेवल है। और तब आपका पुट कॉल रेशियो ओवरबोट होकर 1.75 1.8 पर होगा। तो 11,500 के आसपास एक चांस ले सकते हैं बेचने का। अब उस चांस में आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, 75, 100 या 150 पॉइंट मिलते हैं, ये कहना मुश्किल है। मेरा ये समझना है 11,500 के नज़दीक आप बेच पाते तो 50 से 125 पॉइंट तक का करेक्शन वहाँ से मिलेगा। यानी कि 11,450 से 11,375 की रेंज में कम से कम इतना करेक्शन मिलना चाहिए। तो एक बार 11,500 के आसपास डिसिप्लिन के साथ बेचना चाहें ज़रूर बेच सकते हैं। और डायरेक्ट शॉर्ट ना करें तो पुट ले लें, सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पर आपकी रिस्क कम होगी। कल वीकली एक्सपायरी भी है तो ऐसा भी नहीं कि पुट आपको बहुत महंगा मिलेगा। इंडेक्स पे आपको दोनों तरफ से ट्रेड करना है, और अगर आपको दोनों तरफ से ट्रेड करना नहीं आता है तो फिर आप करेक्शन का इंतजार करें। वापस से 50 से 125 पॉइंट नीचे निफ्टी मिले फिर से एंट्री कर लें। जो लोग सिर्फ तेजी करके ट्रेड करना जानते हैं वो करेक्शन का इंतजार करें, री एंट्री कर लें। जिन ट्रेडर्स को दोनों तरफ बाय और सेल करना आता है वो अहम लेवल के नज़दीक बेचकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वापस नीचे में खरीदे। तो आपको अपनी पोजीशनिंग समझ कर करनी होगी, ये सिंपल है। बैंक निफ्टी खरीदें 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में इस स्टॉप लॉस को हम और ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 22,325, 22,425, 22,500 और 22,575 ये हैं वो ऊपर के लेवल जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब बैंक निफ्टी में बेचा कहाँ जाए, ये थोड़ा सा क्रूशियल है दीप। मन तो 22,425 से भी बन जाता है कि बेचा जाए। अब फ्लो बड़े स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 22,425 पर आप बेचते हैं, वहाँ से मूड बना सकते हैं और वहाँ मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट देखें क्या कुछ है। अगर आपको अच्छी ताकत दिख रही तो थोड़ा रुक जाइए, फिर 22,500 तक आने दीजिए। 22,575 पे आए तो और बेचिए। तो ये 22,500, 22,575 ज़्यादा सेफ लेवल है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 22,650 का रहेगा। नीचे में 22,325, 22,225 और 22,100 ये लेवल्स होंगे जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। बेचने में खाली आपको एक ही काम करना है और वो ये है कि दीप कि आपको कहाँ बेचना है ये मार्केट की स्क्रीन देखकर आपको डिसाइड करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने के लिए राय। पर आपको याद होगा बैंक निफ्टी पर अनिल जी ने कल क्लियरली कहा था कि ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। आपको सही लेवल्स भी दिए गए थे और अगर आपने वो एडवाइस फॉलो करी तो अच्छे मुनाफे भी आए होंगे, टारगेट भी हिट होते दिखाए। एक बार देख लेते हैं कि कल आपको बैंक निफ्टी पर स्पेशली क्लोजिंग शो में क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी। बैंक निफ्टी में आग लगने की तैयारी में है। 22,075 में लीजिए, 22,000 पर लीजिए, 21,900 आ जाए तो और लीजिए, 3 टुकड़ों में लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 21,850 का, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का। 22,225, 22,325, 22,425 इन 3 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। 21,900, 22,075 बेस्ट बाय रेंज है। आपको बैंक निफ्टी मैंने 22,075 के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी स्पॉट लेवल, और 22,225, 22,325 और 22,425 3 टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी थी। 22,225 का पहला टारगेट हासिल हुआ, टारगेट हिट। 22,227 का हाई है बैंक निफ्टी का, स्पॉट लेवल का पहला टारगेट हासिल हुआ। एकदम सही समय पर आपको बताया दिया गया था कि बैंक निफ्टी आग लगने के लिए तैयार है और देखिए वैसे ही मूव आते हुए दिखा, टारगेट्स भी हिट हुए। आज भी देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम यहां पर बना रहेगा। जहां तक वायदा कारोबार की बात है, 2 और स्टॉक्स अब बैन में आ चुके हैं। 4 नए स्टॉक्स कल बैन में आए हैं और कल के हिसाब से देखें तो अब 13 स्टॉक्स हैं जो बैन में हैं। 2 बाहर भी चले गए हैं, तो बाटा और ग्लेनमार्क बाहर गए हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, इंडियाबुल्स हाउसिंग, जी एंटरटेनमेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा नए स्टॉक्स हैं जो बैन में हैं। 13 स्टॉक्स अब बैन में हैं। अब अनिल जी जरा डेटा के बारे में बताइए, स्पेशली जो एफआईआईज का एक्शन कल हमने देखा है, क्या लेना चाहिए? फाइनली एक कन्विंसिंग बाय फिगर आते हुए दिखा है जहां तक एफआईआईज का सवाल है, और थोड़ी बहुत खरीदारी तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी दिखेगी। देखिए एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी है दीप, और बड़ी खरीदारी, बढ़िया भी और बड़ी भी, 1135 करोड़ की। वायदा कारोबार के डेटा उतने मजबूत नहीं है। अब मैं जब आपको 11,500 पर कह रहा हूँ ना कि बिकवाली करिए, उसके आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और नीचे का इंतजार करिए, तो उसके पीछे 2 बड़ी वजह है। कल की इस तेजी में कैश मार्केट में तो एफआईआईज ने अच्छी खरीदारी की है, लेकिन वायदा कारोबार में देखिए इंडेक्स 160 करोड़ के बेचे हैं,
स्टॉक्स में सिर्फ 38 करोड़ की खरीदारी, यानी कि बहुत छोटी है। अब आइए, इंडेक्स में 1042 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पुट ऑप्शन खरीदे हैं हेजिंग करने के लिहाज से, तो एफआई ने थोड़ा सा हेज किया है और नेट लॉन्ग पोजीशन एफआईज की जो मार्केट में है वो 66% से घटकर 65% आई। कल सुबह जब मैं तेजी का कॉन्फिडेंस आपको दे रहा था, उसका रीजन ये था कि सोमवार के सेशन में 58% से एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 66% हुई और वो कल के सेशन में इतनी मजबूती के बावजूद 1% कम हुई है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पर एफआईज खरीदना नहीं चाहते, नीचे आएगा तो खरीदेंगे। किस तरह से उन्हें शुक्रवार नीचे मिला, सोमवार नीचे मिला, तो दबाकर एकदम लॉन्ग पोजीशन बना ली। एक दिन में 58 से 66% यानी 8% बढ़ाना नेट लॉन्ग कम नहीं है। तो आप मूड समझिए एफआईज का कि वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको एफआईज की मूड से डिसाइड करना है, अगर आपको अपने मूड से चलना है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाजार मजबूत है और आप खरीदेंगे तो खरीदते ही रहेंगे, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। लेकिन ये एफआईज के आंकड़े हल्की सी सावधानी के, ज़्यादा नहीं हल्की सी। और पुट कॉल रेशियो जो आया है बढ़कर आपका 1.65 पर, उसमें भी ये कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जबरदस्त होती हुई दिखी है। आप देखिए अब वायदा कारोबार के अच्छा जो घरेलू फंड के डेटा में नेगेटिव भी रख सकता था, न्यूट्रल भी, लेकिन नेगेटिव इसलिए रखा कि ट्रेंड नेगेटिव का चल रहा है। 380 करोड़ की बिकवाली उनकी है, जो है छोटी है नो डाउट इतने दिनों की, लेकिन फिर भी है तो सही। अनलेस की कुछ बदलता हुआ नजर आए, क्यों हम ट्रेंड को बदलें, तो ट्रेंड नेगेटिव साइड पे इसीलिए रखा है। अब आइए आप वायदा कारोबार की तरफ। दीप, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, दिन के दौरान आपके लिए बड़ा सपोर्ट अब 11,300 हो जाएगा और 11,300 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 30 लाख शेयरों का, जिसमें से 21 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि कल 11,300 का पुट बेचने वाले ट्रेडर्स बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन बना कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएस में ट्रेड अच्छा नहीं भी हुआ तब भी हमारे पास 85 पॉइंट का तो ये क्वेश्चन है, और उसके अलावा जो पुट हम बेच रहे हैं 40-50 रुपये जो में जितने में भी बेचा हो तो 11,250 के नीचे तो क्या ही जाएगा, इतना क्वेश्चन तो हम लेकर जा रहे हैं। तो वो एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है जो बाजार का सपोर्ट लेवल ऊपर खींच देती है 11,300 पर। अब आइए आज के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाहता हूँ, और जो मैं आमतौर पर बैंक निफ्टी पर जब भी मेरे कॉल आते हैं तो बैंक निफ्टी में पे मेरा कॉल तब सबसे ज़्यादा आता है और बैंक निफ्टी दौड़ तेज़ तब लगाता है जब उसको शॉर्ट कवरिंग करनी होती है। देखिए, खरीदारी के दम पर एक लिमिट से आप बढ़ सकते हैं और एक स्पीड से बढ़ सकते हैं। तेज़ी से बढ़ना है, भागना है, आपको 100 मीटर की रेस लगानी है तो आपको शॉर्ट कवरिंग चाहिए, और आपको 5 किलोमीटर वाला दौड़ना है या मैराथन दौड़ना है तो आपको खरीदारी चाहिए। तो क्योंकि अच्छा, शॉर्ट कवरिंग में आप 100-200 मीटर ही दौड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितनी स्पीड से दौड़ेंगे थक भी जाएंगे, जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो इसलिए जब शॉर्ट कवरिंग होती है बैंक निफ्टी में, वो छोटी होती है, पॉइंट्स में ज़्यादा मिलेगी लेकिन टाइम में कम मिलेगी और तुरंत होकर ख़त्म हो जाती है। अब यही चीज़ इंटरेस्टिंग निफ्टी में दिख रही है। आज क्या दिख रहा है आप देखिएगा, जरा गौर से सुनिए। 11,400 के कॉल ऑप्शन पर निफ्टी पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयरों का। आज आप 11,400 के ऊपर खुलेंगे तो 11,000 से लेके 11,400 की रेंज में, इनफैक्ट 11,200 से 11,400 ही गिन लीजिए। जैसे ही आप 11,400 के ऊपर ट्रेड करते हैं दीप, 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट में आ जाते हैं। 60 लाख शेयर, 29 लाख तो 11,400 वाला और उसके नीचे के 30 लाख शेयर, और यानी 60 लाख शेयरों में अब कॉल्स में राइटिंग है जो कि मंदी में। अब 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 40 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ये शॉर्ट सेलर्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। और हो सकता है उसके बाद दिन के दौरान निफ्टी, मैं फिर से कह रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है उसके बाद दिन के दौरान निफ्टी 10,375 10,400 भी ना तोड़े, 10,375 10,400 भी ना तोड़े, क्योंकि 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स अगर शॉर्ट हैं तो ये बाजार को गिरने नहीं देंगे। जैसे ही नीचे आएगा ये खुद शॉर्ट काटेंगे। ऊपरी स्तरों पर 11,500 अगला थोड़ा सा अहम लेवल है, जहां 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो रुकावट का काम करेगा। तो 11,400 मेक और ब्रेक लेवल है और उसके ऊपर खुलने के बाद आपके लिए एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना, ये निफ्टी के डेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। दीप, बैंक निफ्टी में बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि 4 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, 22,000 के कॉल ऑप्शन में, 22,000 से लेके 22,200 300 400 हर एक लेवल पर 4-4 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स। तो बैंक, हालांकि पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हर 100 पॉइंट जैसे बढ़ता जाए बैंक निफ्टी में, आप अपना स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर ट्रिगर कर लो। 22,500 अभी पार करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 22,500 के कॉल ऑप्शन पर 8 लाख शेयर हैं और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो मेरे लिए जो रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी की 22,000 22,500 डेटा के लिहाज से। जी दीप।
ओके, 11,400, 22,000, 22,500 ये अहम लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो नजर रखेंगे इन लेवल्स पर, देखते हैं कि कल जो आखिरी घंटे में तेजी आई वो मोमेंटम और आगे बाजार को ले जाता है कि नहीं। पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आज आपको फोकस करना चाहिए। संदीप, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कोई बड़ा नतीजा तो नहीं है, लेकिन हाँ कैश सेगमेंट से अगर आप देखें तो आज मुथूट फाइनेंस इनफैक्ट एफएनओ के नतीजे आएंगे। और कैश सेगमेंट में अगर आप देखें तो कैथलिक सीरियन बैंक, V2 रिटेल, रैमकी इंफ्रा, ग्लोबल स्पिरिट्स, कैना मेटल इंडिया, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आज जारी होते हुए दिखेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसकी आज बोर्ड बैठक है जिसमें इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। स्टॉक कल काफ़ी अच्छा चला था, आज नज़र रखनी होगी। इसके अलावा पीएमसी बैंक का मामला, जो घोटाले वाला मामला था, उस पर हाईकोर्ट संबंधित पार्टियों से आज जवाब मांगेगी। क्या अपडेट्स आते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ जो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए उसमें जी एंटरटेनमेंट निफ्टी की कंपनी है, घाटे से मुनाफे में आई है। अगर आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करें, आय जरूर कम हुई है लेकिन बिड्डा फ्रंट पे यानी कि कामकाजी फ्रंट पे भी देखें तो घाटे से मुनाफा है। 563 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 107 करोड़ रुपए का बिड्डा मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है। मार्जिन नेगेटिव थे, पॉजिटिव साइड पे 8.2%, 8.25% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं और कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट आप डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू देखिए वो 6.25% बढ़ा है साल साल अगर आप देखें। और उसके साथ साथ आप देखें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री, जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्ट्रांग आती हुई दिखी है। इनका ये कहना है कि जो आगे चलते हुए जो वर्किंग कैपिटल है और जो मूवी बाइंग है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिलेगा इस साल की। जहां तक बात है, मार्जिन फिर से FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष तक 30% तक पहुंच जाएंगे और एड रेवेन्यू ग्रोथ भी कहीं ना कहीं फिर से तीसरी तिमाही से लौटती हुई दिखेगी। तो कमेंट्री बहुत शानदार नजर आ रही है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे नतीजे मिले जुले हैं। सेल्स अगर आप देखें जो है वो करीब 5% के आसपास जरूर बढ़ी है, लेकिन आप कामकाजी मुनाफा देखिए उसमें 5% का ड्रॉप आपको नजर आएगा। 2,470 करोड़ रुपए का नंबर है। मार्जिन हल्के से गिरे हैं, 25.5% वाले 24% के आसपास आए और मुनाफे में भी 1% के आसपास ही कमाई आई है। तो नंबर्स मिले जुले और काफी फ्लैट आपको नजर आएंगे। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखें तो साल दर साल आपको काफी कमजोर नजर आएंगे। बिक्री इनकी 78% घटी है, कामकाजी मुनाफे में 76% का ड्रॉप है। मार्जिन जरूर बढ़कर आए क्योंकि बेस छोटा है आय का, 47.5% वाले 52% हुए हैं, लेकिन मुनाफे में आप देखिए ये कंपनी मुनाफे से कंपनी घाटे में आती हुई देखिए। 42 करोड़ का घाटा आया है 130 करोड़ के मुनाफे के सामने। और यहाँ पे खबरें भी हैं कि इनका पूंजी जुटाने का प्लान है, उसको मंजूरी दी है। 1100 करोड़ रुपए शेयर जारी कर जुटाएंगे। 605 रुपए जो कि कल की क्लोजिंग से आप देखें तो 6.5% का डिस्काउंट है, उस पर ये रकम जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खबर आई कि इन्होंने नेटमेट्स जो कि एक ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार है उसमें एक हिस्सेदारी खरीदी है। 60% हिस्सा खरीदा है 620 करोड़ रुपए में। इनकी जो सब्सिडरीज है नेटमेट्स की उनमें भी इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के जरिए ये पूरा हिस्सेदारी खरीदी गई है। बिल्कुल, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो पूजा के पास है इस सुबह। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत पहले आज शुगर स्टॉक से कर लेते हैं। वैसे आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें काफी बड़े फैसले हो सकते हैं और शुगर स्टॉक्स पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर आज या फिर अगले हफ्ते चीनी मिलों को राहत देने की बात की जा रही है। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और गन्ने का FRP 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल संभव है। और इसके अलावा MSP पर आगे इस पर विचार किया जाएगा। अभी यहाँ इस कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसला शायद ना निकल कर आए, लेकिन ये जो फैसला निकल कर आएगा इसके चलते आज शुगर कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। इसके अलावा आज कैबिनेट में विमानन मंत्रालय के एयरपोर्ट के निजीकरण पर प्रस्ताव भी पेश करेगी, जिसमें कि कुछ 6 एयरपोर्ट्स शामिल हैं जिसकी निजीकरण के प्रस्ताव पर बात की जा रही है। तो आज इस बैठक पर नजर रहेगी और शुगर स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एम्बेसी ग्रुप के 2 यूनिट के साथ विलय को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर शेयर स्वैप डील में नाम एस्टेट्स और नाम ऑप्को को खुद में मर्ज करेगी कंपनी। और इसमें हम आपको अगर डील बताएं तो नाम एस्टेट्स के 10 शेयर्स के बदले शेयर धारकों को IBRL के करीब 6 शेयर मिलेंगे और नाम ऑप्को के 10 शेयर के बदले शेयर धारकों को IBRL के करीब 5 शेयर मिलेंगे। दिसंबर 2021 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने का भी अनुमान बताया जा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखें क्योंकि 21 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इमामी फोकस में रहेगा आज क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। कंपनी ने अपील की थी ग्लो एंड हैंडसम ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब वो नहीं कर पाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। इमामी के लिए नेगेटिव है लेकिन HUL के लिए
लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी आज के लिए खबर। और आखिर में बात करते हैं येस बैंक की। यहाँ पर कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में एक अपडेट दिया है जिसमें कि आरबीआई को 10,000 करोड़ का रीपेमेंट किया है। बैंक ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत आरबीआई से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। अभी फिलहाल 10,000 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय में आरबीआई ने जो टाइमलाइन दी है उसके हिसाब से वो बाकी पेमेंट भी कर देंगे। बाकी पेमेंट का जो भुगतान है 40,000 करोड़ का वो भी कर देंगे। फिलहाल 10,000 करोड़ का रीपेमेंट आरबीआई को कर चुकी है। ओके, ये है आपके लिए कुछ अहम स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का भी फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पर कहा जा रहा है कि लगातार सपाट ट्रेंड के बाद अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो इशारा कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी है वो 86% प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुकी है। वो कह रहे हैं कि शहरों में जो ट्रैफिक है, ऑफिस में अटेंडेंस है, इसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, इन्हें पसंद आ रहे हैं। मारुति, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हैवेल्स और वोल्टा सीए स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं, यहाँ पर फोकस रखना होगा। इसके बाद अब कुछ नतीजों वाली रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट, और सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं जी मीडिया, वो जी एंटरटेनमेंट समूह की ग्रुप की कंपनी है। सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 255 रुपए के लक्ष्य के लिए, 175 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि टीवी व्यूअरशिप में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है और आगे जाकर एड रेवेन्यूज़ में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्वायरी की भी रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 250 रुपए के लक्ष्य के लिए, और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो 3 से 5% की बढ़ोतरी की है। एमएनसी फार्मा कंपनी एबट इंडिया, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा 20,000 रुपए के लक्ष्य के लिए, 16,570 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि नए लॉन्चेस को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, मान रहे कि आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर क्रेडिट स्विच की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1690 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2120 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं इन्होंने जो नेटमेट्स का अधिग्रहण किया है इससे ऑनलाइन फार्मेसी में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे दवा बाजार में अगर आप देखें जो मेडिसिन मार्केट है इसमें करीब 3 से 3.5% का मार्केट शेयर है इनका। साथ ही अगर आप देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पर जो है कल नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था। मैक्वायरी की आज एक रिपोर्ट आती हुई देखिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 325 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन, नजर रखेंगे। आइए नजर रखते हैं उन तमाम नतीजों पर जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उनका पूरा विश्लेषण तैयार है वरिंदर बंसल हमारे साथ इस वक्त, और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। और आइए वरिंदर के लेंस से देखते हैं नतीजे किस तरह के रहे हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अच्छे नतीजों के साथ। वरिंदर बताइए इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स आज आपने चुने हैं? मॉर्निंग सर, अच्छे, ऑफ कोर्स वी आर एट द फैग एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन, तो कम हो रहे हैं नंबर्स, बट बिकॉज इंफ्रा में ये क्वार्टर कोई अच्छा नहीं जा रहा। अपने को पता है कि इंफ्रा में there is a lot of instability which is there, but KNR is one company which stood out. Sales सिर्फ 1.5% नीचे थी, EBITDA 12% ऊपर था और प्रॉफिट 10% ऊपर था। मगर इन टफ कंडीशंस आल्सो कंपनी के 25% मार्जिन आए सर, कंपेयर टू 21% मार्जिन, which is commendable, और 12 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, सो थम्स अप टू KNR कंस्ट्रक्शन। यूफ्लेक्स पैकेजिंग कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर, चाहे वो पॉलीप्लेक्स और यूफ्लेक्स हो जो हमने बात किया था, बट ये सब कंपनीज भाग चुकी है, स्टॉक प्राइसेस भाग चुके हैं, दैट इज एन अलर्ट। तो अगर यूफ्लेक्स के आप नंबर्स देखिए, अगेन पॉलीप्लेक्स में भी ये हुआ सर कि सेल ज्यादा ऊपर नहीं थी, बट उनको जो एडवांटेज मिल रहा है वो कॉस्ट कटिंग का मिल रहा है, कॉस्ट कंट्रोल का मिल रहा है। यूफ्लेक्स का एबिटा 52% ऊपर था और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया था, मार्जिन 20% हो गए कंपेयर टू 13.5%। जैसे मैंने बोला कि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, 120 का कुछ 340 ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है, सो दैट इज समथिंग यू शुड वॉच आउट फॉर। 6.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है कंपनी, तो ठीक है। फैक्ट के नंबर सर एग्री में अच्छे आ रहे हैं, तो फैक्ट के नंबर इस बार अच्छे थे, बट अगेन बहुत 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 वॉलेटाइल नंबर्स होते हैं सम ऑफ द एग्री रिलेटेड कंपनीज। तो आप सेल्स देखिए, सेल्स 57% ऊपर थी,
एबिटा पॉजिटिव आया था इस बार, पिछली बार उन्होंने लॉस किया था, और मार्जिन इस बार पॉजिटिव थे, ऑफकोर्स 6.5% कंपेयर टू नेगेटिव मार्जिन ऑफ 3.2%। इससे पहले का क्वार्टर देखेंगे आप सर, तो उसमें 17% मार्जिन किया है कंपनी ने। और ये सर छोटी कंपनी नहीं है, ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 20 का 50 हो चुका है, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है फैक्ट का, जो मैं देख रहा था। आप सोचिए, मैं सोच रहा था आप जब रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट में सेंचुरी टेक्सटाइल्स का मार्केट कैप एक्चुअली 3,500 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का है, और फैक्ट का भी उतना ही है। और सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड कंपनी अगर कोई रियल एस्टेट में देखे तो। सो बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसिंग हो चुका है इसमें। तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे 3 इस लिस्ट में, यूफ्लेक्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट। नंबर्स अच्छे आए आजकल के माहौल को देखते हुए। ठीक ठाक से और कमजोर नतीजे? गुजरात इंडस्ट्रियल पावर सर मैं बोलूंगा इस बार ठीक नंबर थे, बहुत खराब नहीं थे। ओक्रिश में मैंने डाला है बिकॉज पावर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा है कि हम इस बार बहुत खराब किया। हमने देखा कुछ कुछ कंपनीज की जहाँ पे सेल्स 50, 60, 70% नीचे है। जिपको की सेल्स 5% नीचे ही थी सर, एबिटा 18% नीचे था और प्रॉफिट 30% नीचे था। सो इट इज नॉट अ वेरी वेरी बैड नंबर, इट इज नॉट अ बैड नंबर एक्चुअली। स्टॉक सर 3.5 टाइम्स पे 3.5 की पीई पे ट्रेड करता है, 15% आरओसी और आधा 0.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। So valuations are undemanding. Numbers are okay. So that is why इसको उक्रिश में डाला है। वीक में सर इंडो काउंट इंडस्ट्रीज है जिसके नंबर्स कंटिन्यूज टू बी वीक। सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट ऑलमोस्ट सब 40-50% नीचे थी। और फुस में अगर मैं कंक्लूड कर दूं सर, तो फुस में अगेन वो रिटेल क्लोथिंग सेगमेंट जो है वो खराबी कर रही है। ऑटो डाउन था, एबिटा लॉस था 43 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 58 करोड़। नेट लॉस किया है और एक्चुअली ये लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस ही की जा रही है ये कंपनी। और ऑटो एंसिलरी में प्रिसिशन कैमशाफ्ट है जिसका एबिटा लॉस आया था सर इस बार कंपेयर टू प्रॉफिट, और सेल्स 51% नीचे थी। सो अगेन बैड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। ओके, अब रिजल्ट सीजन थोड़ा ठंडा हो गया, वरिंदर बड़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो काम शुरू हुआ एक्चुअली। मैं देख रहा था कि अभी मुझे चेक करना था कि सेक्टर वाइज किस किस कंपनी ने बहुत अच्छा किया है कंपेयर टू लास्ट 5-6 क्वार्टर। तो होपफुली वो डेटा आज या कल या परसों जब तैयार हो जाएगा, सो हम उस पर भी काम करेंगे। और 1-2 और आइडियाज चल रहे हैं दिमाग में, लेट्स सी, कुछ ना कुछ करेंगे सर, कुछ अच्छा ही करेंगे। ओके, चलिए तो बढ़िया है। कुछ और बेहतरीन आइडियाज दिमाग में चले। वरिंदर का दिमाग शांति से बैठ नहीं सकता, रिसर्च और डेटा क्रंचिंग को लेकर लगातार काम करता रहता है। तो कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग और बेहतर आपके लिए वरिंदर की तरफ से रिजल्ट सीजन खत्म होते ही कुछ ना कुछ नया आने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर से होगी आपसे मुलाकात। अब वक्त है मुलाकात करने का हमारे दिग्गजों के पैनल से, जो आपको देते हैं बेहतरीन पिक्स। और कल तो पिक ऑफ द डे के लिहाज से क्या दिन था, वाह! एक के बाद एक सारे के सारे टारगेट्स हिट और हासिल होते हुए नजर आए। कल का दिन एक ड्रीम डे आप कह सकते हैं पूरे पैनल के लिए, जहां सबके टारगेट्स पिक ऑफ द डे के हासिल होते हुए दिखे। आइए अब आज का काम करते हैं शुरू पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी भरपूर काम करके आए हैं, नोटा तो बिल्कुल ही नहीं है और खरीदारी की राय है। अंबुजा सीमेंट पर काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है, बट देखना ये है कि अभी सीधा चलता है कि थोड़ा सा करेक्ट होकर चलता है, बट स्टॉक 240 की तरफ जा रहा है। तो अंबुजा सीमेंट पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 223 223 का स्टॉप लॉस है, 240 का टारगेट है। ओके, 223 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट। बंसल जी, जब आप सुबह सुबह पिक ऑफ द डे देते हैं, ये पिक ऑफ द डे आपकी भी अलग होती है और कुणाल जी की भी अलग होती है, तो अंबुजा सीमेंट में बहुत अच्छा पैटर्न है, देखते हैं ऐसा। ओवर टू यू कुणाल जी, ऐसा बोलने का मन नहीं करता आपका एकदम? कई बार ऐसा होता होगा कि निकलने ही वाला है और आप रोक लेते हो। नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, ऐसा निकलने वाली होती नहीं है अनिल जी, हालत नहीं होती है। और इसका कारण ये है कि शाम के बाद कुणाल जी से अनिल जी वार्तालाप नहीं होती है, वो कुछ ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए कभी पिक ऑफ द डे में अनिल जी ऐसा हुआ नहीं है।
चलिए, अरे हुआ तो नहीं, ये बात तो सही है। इसका मतलब आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पूरा है, वो बनाए रखें बंसल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पिक ऑफ द डे अंबुजा सीमेंट 223 का स्टॉक लॉस, 240 का टारगेट। कुणाल जी बताएं आपका स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी एक बहुत ही कमाल का स्टॉक हाथ लगा है और इसका चार्ट में काफी दिनों से देख रहा था, इसके नतीजे आए, नतीजे मुझे अच्छे लगे। और इसमें अनिल जी क्या है कि 3 क्वार्टर बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। कैश मार्केट की कंपनी है, स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड्स, जिसके चार्ट पर कल हमने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। इस स्टॉक ने 340 के ऊपर पहली बार क्लोज दिया कई महीनों बाद, और ये जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है स्टॉक को काफी ऊपर के लेवल्स तक लेकर जाएगा, यादगार ट्रेड रहेगा। इन स्तरों पर हेरिटेज फूड्स मेरी खरीदारी की राय है। जो ब्रेकआउट का स्तर है उसी के आसपास यानी कि 338 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि 380 और 400 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए हेरिटेज फूड्स में मेरी खरीदारी की राय। ओके, यहां करें खरीदारी। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है मॉइल, जो बाय करके चले 157 का बंद है। कल एक प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज और कल में ये मूव सस्टेन होगी या कंटिन्यू होगी। 153 का मेरा 4 रुपए का स्टॉप लॉस है और 168 तक की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मॉइल कैश मार्केट का स्टॉक वागले साहब आमतौर पर कम देते हैं, लेकिन आज पसंद आ रहा है। 153 का स्टॉप लॉस, 168 का टारगेट। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपने कैश मार्केट का स्टॉक लिया है या एफएनओ का? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरे पास एफएनओ वाला स्टॉक है अनिल जी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में कल एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला और आज एक फॉलोअप मूव कंटिन्यूसली तेजी का देखने को मिलना चाहिए। तो एफएनओ वाला स्टॉक L&T फाइनेंस मेरे को चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। ये स्टॉक ने पिछले 3 दिन के हाई कल ब्रेक किए और आज मेरे को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो L&T फाइनेंस में एक खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 67 के आसपास कल का क्लोजिंग है, इसमें खरीदारी करें। नीचे में 64, 75 या 65 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 70 रुपए से लेकर 74 रुपए तक के लेवल L&T फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो L&T फाइनेंस में करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की। शुभम जी भी हमारे साथ हैं। शुभम जी सुप्रभात, बताइए सर आपने क्या चुना है? आपका तो ऑप्शन ही होगा। बिल्कुल अनिल जी, सुप्रभात आपको भी और दीपांशु को भी। और बिल्कुल ऑप्शन का ट्रेड है। तो आज फार्मा स्पेस में से डॉक्टर रेड्डी मेरा एक पिक है। और अगर हम देखें तो इवन दो फार्मा स्पेस थोड़ा टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से अब यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव डेटा लॉन्ग बिल्टअप साइड में बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं, तो एक फिर से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डी का 4600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 87 पे क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। और वहाँ पे एक 72 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 110, 115 ये 2 टारगेट होंगे इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी आज मेरा टॉपिक होगा। क्या प्राइस में खरीदना है 4600 का कॉल ऑप्शन? 87 का क्लोज है अनिल जी, 72 का स्टॉप लॉस और 110, 115 का टारगेट। अविनाश जी नमस्कार सर, बताइए आपको क्या स्टॉक पसंद है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। इनफैक्ट अनिल जी हमको मीडिया स्पेस में सन टीवी पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री आ गई, बहुत ही स्ट्रांग कमेंट्री थी। इन्होंने क्लियरली कहा है कि ओटीटी बिजनेस 100% से ग्रोथ होने की अपेक्षा है, प्लस जो एड रेवेन्यू है वो सेकंड हाफ में फेस्टिवल सीजन से डेफिनेटली पिकअप होगा। और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में जो रन रेट ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में मेंटेन किया है करीबन 15% का, उसमें वो ज्यादा इजाफा मानते हैं। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली 6 से 12 महीने का अगर किसी का व्यू है तो जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। करीबन 525, 550 का टारगेट लेके 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। ओके, तो सन टीवी में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त अविनाश जी की तरफ से। आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। पीएनबी हाउसिंग, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए, आज है बोर्ड बैठक फंड जुटाने को लेकर, क्या बोर्ड बैठक के पहले कोई मौका खरीदारी का नजर आता है? अनिल जी कल स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला था। पीएनबी हाउसिंग के अंदर कल
240 का लो था और 270 का हाई था और हाई के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट टाइप मूव दिखाया है कल और वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। तो चार्ट्स पे जिस तरह से कल कैंडल फॉर्म हुई और वॉल्यूम देखने को मिला उसको देखते हुए तो लगता है कि कुछ ना कुछ बढ़िया हो सकता है स्टॉक के अंदर। और टेक्निकली लेवल्स वाइज बात करें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर में 280 से 290 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। आई थिंक जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस होल्ड करके चले। आज कंटिन्यूसली अपसाइड मूव फॉलो अप मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओके अविनाश जी, जरा यस बैंक पर राय दीजिए। आरबीआई को इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का रीपेमेंट किया है। जो कुछ भी बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट आई उसमें ये खुलासा हुआ है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एसएलएफ के जरिए इन्होंने आरबीआई से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब धीमे धीमे वापस पैसा कर रहे हैं, यानी कि बैंक की थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिख रही है। स्टॉक कल काफी वोलेटाइल रहा, लगभग नीचे के सर्किट से वापस ऊपर का सर्किट लगाता हुआ दिखा 15 रुपए पर। क्या 15 रुपए पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? क्या करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, ये न्यूज जो आरबीआई को पैसे देने की बात है वो सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है और डेफिनेटली अगर किसी का लंबा नजरिया है कम से कम 1.5-2 साल का, तो येस बैंक डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेंचाइज है। हमको लग रहा है कि रिटेल में इनका कासा अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है और बैंक ने ऑलरेडी कहा है कि कॉर्पोरेट बुक से अभी वो रिटेल फोकस्ड बैंक होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एसेट क्वालिटी की है। अभी भी जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है अनिल जी, वो काफी सिग्निफिकेंटली हाई है और मार्केट्स इस नंबर को क्लोजली वॉच करेगी। हालांकि ये इमीडिएटली नीचे नहीं आएगा, बट अंदाजा है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में इसमें इंप्रूवमेंट आएगी और होपफुली रिस्क मैनेजमेंट इनका अच्छा है तो बैंक में इजाफा अच्छा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि 14-15 रुपए में कोई हर्ज नहीं है पोजीशन लेने के लिए, लेकिन टाइम फ्रेम 1.5 से 2 साल रखें। 1.5 से 2 साल का नजरिया रखकर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, शुभम जी इसको चार्ट्स वगैरह देखिए, वायदा कारोबार के डेटा और बताइए। कल 2100 के पार निकलकर टिका भी। कल सिमी जी ने सुबह सुबह यहाँ पर बढ़िया खरीदारी करने की राय दी थी रिलायंस में और उनका कहना था कि रिलायंस मजबूती के साथ रहेगा भी, वैसा होता भी दिखा है। लेकिन जो देर रात खबर आई है काफ़ी लेट तक, वो नेटमेट्स एक ऑनलाइन ई फार्मेसी कंपनी है, इसमें 620 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। ये सेंटीमेंट के लिहाज से एक पॉजिटिव खबर रिलायंस के लिए है जो इन्होंने अपनी सब्सिडी कंपनी रिलायंस रिटेल में खरीदा है। रिलायंस में क्या कोई तेजी का मौका बनता है? बिल्कुल बनता है अनिल जी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेड रिकमेंड करूंगा। बिकॉज अगर 4-5 दिन का हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो ओआई में थोड़ा रिडक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि इस न्यूज़ पे आज मूव मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पोजिशनल ट्रेड यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2060 के आसपास और इसको पोजिशनली होल्ड करें अगर हम, तो मुझे लगता है कि 2225 तक के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखेंगे और इस चीज़ को हो सकता है कि 5 से 6 दिन का समय लगे। ओके, ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आए। एक और आपका पसंदीदा स्टॉक कुणाल जी, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 21 अगस्त को बोर्ड बैठक है, पैसे जुटाने पर विचार करेंगे। क्या चार्ट्स पर मजबूत है? आपसे लेकर 21 तारीख यानी परसों तक के लिए कोई खरीदारी का मौका बनता है? अनिल जी देखिए, बहुत बड़ा रनअप हमने देखा है, साथ ही चार्ट्स पर अब एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई देने लगी है, यानी कि टॉपिंग आउट के पहले संकेत चार्ट पर आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी राय में देखिए अब अनिल जी खरीदारी तभी करनी चाहिए जब ये फ्रेश ब्रेकआउट देता है और फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 8100 रुपए के ऊपर, 8100 के ऊपर जब ये जाएगा तब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा। तो जब तक वो नहीं होता है नई खरीदारी की राय नहीं है और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें 7500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इस लेवल के नीचे मेरी निकल जाने की राय रहेगी। ओके, ये आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी पर। फैक्ट एक और स्टॉक है फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये वाला स्टॉक जो सरकारी कंपनी है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, बेहतरीन और दमदार नतीजे। हालांकि स्टॉक 21 रुपये से 50 रुपये भी पहुंचा है। क्या अब भी इनमें खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो अविनाश जी बताइए, फैक्ट ही खरीदें या कोई और? मुझे लग रहा है कि अनिल जी इस लेवल पे जिनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, मुझे लग रहा है कि 45-50 भी एक डेफिनेटली अच्छा बेहतरीन मौका होगा। हालांकि एक बात आपको समझना है कि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी बड़ा है। यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस प्रोडक्ट मॉडल है, फर्टिलाइजर के अलावा ये कैप्रोलेप्टम केमिकल भी बनाते हैं और ये काफी ऑटोमोटिव टायर सेक्टर में जाता है। तो अभी तो शायद इनके लिए डिमांड कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे ये बिजनेस डिवीजन भी कंपनी के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे खरीदिए और मुझे लग रहा है साल भर का नजरिया हो तो यहाँ से छोटे बेस पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 65-70 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है।
ओके, तो ये है आपके लिए अब भी साल भर के नजरिए के लिहाज से खरीदने का मौका। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए। इन्होंने जो वो मर्जर को रिलेटेड जो रेशियोज और सारी डिटेल्स थी वो इनकी अब सामने आई है। एम्बेसी ग्रुप के साथ अपनी 2 यूनिट को मर्जर को कंपनी ने मंजूरी दे दी है, नाम एसेट्स और नाम ओपको। अब ये रेशियो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सितंबर 2021 तक ये प्रोसेस पूरी होगी। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट स्टॉक वैसे भी मजबूती में, क्या यहाँ पर तेजी बन सकती है? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तेजी बन सकती है। और इस स्टॉक ने कल के सत्र में एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और एक बड़ा नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट 72 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो टेक्निकली जिस तरीके का स्टॉक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस का लगाना चाहिए। 69 रुपीज के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग है तो निकलना चाहिए, एल्स इन स्तरों पर जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी करें। और टेक्निकली पहला टारगेट यहाँ पर 85 से 88 का जोन बैठता है। मुथूट फाइनेंस, वागले साहब इसके चार्ट्स आपको देखने और बताना है। आज आने वाले हैं नतीजे, क्या नतीजों के पहले खरीदारी करने की हिम्मत करें, बिकवाली करने की हिम्मत करें या कुछ न करें? अनिल जी, कुछ ना करें ये बेटर होगा मेरे लिए। चार्ट्स में कुछ नहीं है, बाउंस बैक है जो पिछले 4 दिनों में आया है। ऊपर में ये स्टॉक अटक सकता है, शायद ये बैन में भी है। 1260 इसके लिए क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी 1240 के आसपास है, तो अगर चलता भी है तो ऊपर में फिजल आउट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा। एक रेंज में है 1250-60 का रेंज में देख रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा साइडवेज दिख रहा है। आपकी सुविधा के लिए ये बैन से तो बाहर है, इसका भाई मनापुरम वो बैन में है, लेकिन कुछ ना करे का ऑप्शन देके मैंने ही बहुत कुछ कर दिया और उसको आपने हाथों हाथ लपक लिया। तो ठीक है, दिन के दौरान अगर कोई मूव बनेगा तो जिम्मेदारी आपकी, आप अलर्ट सेट कर लें। मुथूट फाइनेंस में बाय या सेल सिग्नल आए तो वागले साहब उसके लिए जिम्मेदार होंगे हमें बताने के लिए। इस बीच केएनआर कंस्ट्रक्शन के चार्ट देखने की जिम्मेदारी है सुमित जी आपकी। आय 1.5% घटी है, जो कि इस तरह के माहौल में कम, ठीक है, अच्छा है। कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है और मार्जिन्स भी 22% से बढ़कर 25% के आसपास। तो रिजल्ट ठीक है, अभी वरिंदर बता भी रहे थे। आपके चार्ट्स पे कुछ दम है इसमें? अनिल जी, चार्ट्स भी ठीक है। चार्ट्स में सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिली है कि स्टॉक ने कल 200 डीएमए लेवल्स तोड़ा है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ 200 डीएमए लेवल्स टूटे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक के लिए। और ये स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल्स करीब अप्रैल के बाद ब्रेक करके उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाया है। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर प्रेजेंट लेवल से 8 से 10% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 260 रुपए 270 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का नीचे में 225-230 के आसपास का सपोर्ट है। ये लेवल सब जब तक वापस से रिवर्स नहीं करेगा या ब्रेक नहीं करेगा तब तक तेजी में बने रहे। और ऊपर में जो कल का हाई बना है वो जैसे ही निकलेगा तो 260 रुपए से लेकर 270 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई केएनआर कंस्ट्रक्शन पर। एक और स्टॉक है जिसके नतीजे मिले जुले हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखिए और इस पर राय दीजिए, क्या करना चाहिए, या यूं बता दें इसके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है ऊपर और नीचे की तरफ। जैसा आप रिजल्ट के बाद बताते ना, इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा, इसके नीचे जाएगा तो खराब, ये रेंज में रहेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? अरे जी देखिए, इसमें भी एक बड़ी तेजी बनी है और एक लेवल ऊपर की तरफ तो साफ नजर आ रहा है। ये लेवल है 1325 रुपए का, 1325 का। तो अब इसमें नई मजबूती अनिल जी तब बनेगी जब 1325 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि स्टॉक काफी बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि करेक्शन की गुंजाइश जरूर चार्ट पर नजर आती है। तो अब खरीदारी करें 1325 के ऊपर। और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस 1250 का रख लें। 1250 के नीचे एग्जिट करने की राय है, 1325 के ऊपर नई खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए HAL में राय।